हमें बताइए कि क्या अफगानिस्तान की जो सीमा है वह भारत से लगती है? मित्रों, लगती जरूर है। और कितना लगती है? 106 किलोमीटर के आसपास लगती। लेकिन क्या आज आप वहां पर जा सकते हैं? वह चूंकि पाकिस्तान ने जो अवैध या अनाधिकृत तरीके से भारत की सरजमीन को कब्जा किया है, जिसको आप पीओके बोलते हैं, वहां पर है। तो अभी मित्रों, हम लोगों को वहां जाने के लिए या सेंट्रल एशिया के देशों में जाने के लिए हमें यहाँ से रास्ता नहीं मिल पाता। तो मित्रों, यहाँ पर अफगानिस्तान के नीचे यहाँ पर ईरान में भारत ने एक बंदरगाह तैयार किया है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो है मित्रों, एक किस देश का बंदरगाह है तो आप बताइएगा? ईरान का। मित्रों, एक बात और याद करिएगा, भारत जो है, भारत को पेट्रोलियम तेल की जो आपूर्ति है ना, वह सबसे ज्यादा भारत को जो पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति देता है वह ईरान देता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर पहले कोई पेट्रोलियम ऑयल जो देता था भारत को वह रसिया देता था। लेकिन मित्रों, अब वह बंद हो गया। रसिया में बहुत सारा यूक्रेन से विवाद के बाद वह प्रतिबंधित हो गया, बहुत सारे मामले उसके। तो इस समय भारत का पेट्रोलियम या कच्चा तेल की आपूर्ति देने वाला दूसरा नंबर का देश हो गया कौन? सऊदी अरब। कौन दे रहा है इस समय? सऊदी अरब। और नंबर 1 पर कौन दे रहा है? ईरान। मित्रों, आपको पता है ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। इसको भारत जो है अपने पैसे से पूरा डेवलप कर रहा है। और डेवलप करके मित्रों यहाँ से रेलवे लाइन भी बिछा रहा है। और वो बिछाएगा कहाँ तक? अफगानिस्तान में। और मित्रों, आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान की जो संसद है उसको बनाने का काम किया है किसने? भारत। अफगानिस्तान की जो संसद है, सोचिए हम भारतीयों का क्या संस्कार है। हम भारतीय अपने पैसे से उस देश की संसद को बनाने का काम हम लोग किए। अपने पैसे से पूरा उसका पार्लियामेंट हाउस को डेवलप किया भारत में, कि ताकि ये आपका अपने दैनिक जीवन, ये आपका मित्रों अफगानिस्तान जो है ना, वह पूरी तरह से जो है, ये पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, टोटल पहाड़ी है। और मित्रों, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है अफीम। क्या पैदा होता है? अफीम। कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसके बॉर्डर पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है हिंदकुश पर्वत। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। याद रखिएगा इसको भी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। लेकिन रीजन होता है वह पाकिस्तान का पीओके जो है, जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया हुआ पीओके है, उसका भी पड़ता है। और मैकमोहन रेखा आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और कितना लंबी है? 34-88 किमी। और रेड क्लिफ आपका 33-23 किमी। और डियर अफगानिस्तान के साथ 106 किमी, और नेपाल के साथ 1751 किमी, भूटान के साथ 799 किमी, और म्यांमार के साथ जो है 1643। और सबसे लंबी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई स्थली है वह बांग्लादेश के साथ है मित्रों, 4096.7 किलोमीटर। वो याद रखिएगा। और 2 ही देश से हमारी जलीय सीमा स्पर्श करती, मालदीव और श्रीलंका।
मित्रों यहाँ पर जो हमने बात किया है डियर, ये आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो संसद को बनाने का काम किया था वो भारत ने किया। एक मित्रों यहाँ आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का जो पेशावर है ना, पेशावर से थोड़ा ऊपर जाइएगा अफगानिस्तान में देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा काबुल। काबुल मित्रों आपका ये अफगानिस्तान की क्या है, राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। और मित्रों ये जो अफगानिस्तान है यहाँ पर कबीले बहुत ज्यादा, कबीले में लोग आपका रहते हैं। बामियान में मित्रों पूरी दुनिया में आपका, पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा आपका बामियान में बनी। बामियान में पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। और बामियान की जो प्रतिमा है ना मित्रों, पहाड़ों को, एक पहाड़ था उसको खोद करके कलाकारों ने बना दिया। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा महात्मा बुद्ध की कहाँ की है, बामियान की है। और यहाँ के आतंकवादी जो तालिबानी थे ना, उस प्रतिमा को भी बम से सब उड़ा दिए। बताइए कितना आपका लोल होते हैं आतंकवादी, सोचिए। आप बताइए मित्रों कि जितने भी टूरिस्ट अगर जाते बामियान की मूर्ति देखने के लिए तो पैसा देते ना, वहाँ उस देश में ठहरते, उस देश की गाड़ी यूज करते, उस देश के होटल में चाय नाश्ता पानी पीते, खाते पीते, तो तमाम लोगों को क्या मिलता, रोजगार मिलता। अब उसको पुनः आपका दोबारा तैयार कराने की कोशिश की जा रही है। मगर बामियान में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी मित्रों। आज की डेट में उसको डैमेज कंट्रोल कर दिया गया है, अब उसको पुनः तैयार कराने की कोशिश चल रही है। इस साइड आप देखेंगे एक शहर आपको मिलेगा हेरात। मित्रों एक शहर मिलेगा हेरात, और यह आपका अफगानिस्तान की इकोनॉमिकल सिटी है। ये पूरी तरह से आर्थिक या इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड है वो एक ही शहर है मेनली, अब वह है हेरात। ये आर्थिक रूप से पूरा समृद्ध है, काफी डेवलपमेंट हुआ है हेरात में। वो आप अपने मैप में देखिएगा, अफगानिस्तान जो लिखा है ना, उसमें जहां 9 लिखा है उसी के नीचे देखिएगा आपको एक स्थान मिलेगा गजनी। मित्रों यहीं का रहने वाला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला। अफगान शासक था कौन, महमूद गजनवी। आया और सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है मित्रों, उसको लूटने का काम किया था कौन, महमूद गजनवी। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में, और उसको लूटा कितने था, किसने, हार्ड ईयर, तो महमूद गजनवी ने। अब महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, अफगान शासक था। कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान में एक शहर है गजनी, वहीं का रहने वाला था। गजनी प्रांत एरिया है। यहाँ नीचे एक शहर मिलेगा कांधार। कांधार, कांधार है ना डियर, देखिए जरा शहर मिला कि नहीं। मित्रों कांधार में बहुत बड़ी घटना हुई थी 1999 में। कब मित्रों, 1999 में भारत का एयर इंडिया का एक विमान आईसी आपका 814, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया। आईसी 814 एयर इंडिया का ये विमान था, किस कंपनी का था, एयर इंडिया का। और मित्रों इसको क्या किए आप कहे सब, नेपाल के काठमांडू से हाईजैक कर लिए। ये विमान काठमांडू से जो है मित्रों दिल्ली के लिए उड़ान भरा था, काठमांडू से दिल्ली के लिए। और क्या हुआ जरा सोचिए, नेपाल में जो एयरपोर्ट होता है ना, तो एयरपोर्ट के अंदर ये पाकिस्तानी जो थे यहां से आतंकवादी बैठा दिए और उनको हथियार दे दिए। इनकी अपनी साजिश थी, एयरपोर्ट के अंदर हथियार देकर के बैठा दिए। आइए जहाज उड़ा और गया काठमांडू में,
काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अब एयरपोर्ट के अंदर जो उतरेगा तो ऑलरेडी वो सब हथियार लेके उतरे अपने जहाज से। अब इनको क्या किए इंडिया वाले जहाजवा में, तो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय जो है बाहर से जब कोई आता था तब उसको चेक करते थे। एयरपोर्ट पाकिस्तान से उड़ के आए, पता पाकिस्तान का कितना नापाक हरकत था। एयरपोर्टवा में बताइए आपको वो सब कहते हैं कि हम कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, मतलब हर कोई आतंकवादी, इनकी नस नस में आतंकवाद। और वहां से अपनी एयरपोर्ट से सारे वेपन्स हथियार लेके सब बैठे और काठमांडू के एयरपोर्ट पर उतर गए। एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले सब कि चेक हो जाएगा, एयरपोर्ट के अंदर थे और टिकट वोट कटा के रेडी थे। इंडिया का विमान था IC 814, और उसी में सब जा करके बैठ गए। और जब बैठ गए मित्रों तो उसको ये क्या कर लिए सब हाईजेक कर लिया आपका। उसको जब ज्यों उड़ा विमान काठमांडू से दिल्ली के लिए, बस रास्ते में हाईजेक कर लिए। अब हाईजेक कर लिए तो पायलट को सब लगा दी, कॉकपिट में पहुंच गए और पायलट को एक लगा दिया आपका, और बोले सब आपका कि आप एक काम करो, इसको लेकर के आपका चलो तुम पाकिस्तान नहीं, ये सब आपका कांधार उतारने के प्रयास में थे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में उतारेंगे तो दुनिया के सामने पकड़ा जाएगा कि पाकिस्तान ने इसको हाईजेक करवाया। ये सब कितना चालाक थे, वो पाकिस्तान में उसको उतारने का काम नहीं किया। उस पर मित्रों फिल्में बहुत बनी। ये जो विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान जो आपका ये हुआ था, हाईजेक हुआ था, इस पर बहुत सारी फिल्में बनी। जब यहां से उड़ाए आपका नेपाल से, तो पायलट कितना चालाक था, भारतीय पायलट। उसने जब उड़ाए आपका बीच रास्ते में तो ये कहा कि ऐसा है हमारे पास ईंधन जो पेट्रोल है वह सिर्फ दिल्ली तक के लिए है, और दिल्ली उतार देते हैं, वहां से पेट्रोल भरा लेंगे, फिर जहां कहिएगा तहां चलेंगे। ये सब कहे नहीं नहीं उड़ाओ, कहे पेट्रोल है ही नहीं, आप कहे तो विमान गिरेगा, तो जो मर्जी है। अब पायलट कितना चालाकी से फिर बड़े मुश्किल से दिल्ली उतारने नहीं दिया, लेके जा रहे। अब वो का एकदम पेट्रोल नहीं है, आप बोलिए तो विमान गिरा दे। तो वह सब आपका पायलट कितना चालाकी से, अमृतसर जो एयरपोर्ट है पंजाब में, एक अमृतसर स्थान पड़ता है, हालांकि वो चाहता तो लाहौर में भी लेके चला जाता, एक पायलट ने कहा कि अब एकदम नहीं जा पाएगा और अमृतसर में उतार दिया। अब वहां 2 घंटे की कार्रवाई, 2 घंटे का टाइम मिला था करीब करीब। अब विमान ऐसे मैदान में एयरपोर्ट पर सीधे लैंड करके पड़ा हुआ। अब कमांडो कार्रवाई करने में इतना देर हुआ, और पायलट की दिमाग पर, ब्रेन पर लगाए हैं सब पिस्टल। बताइए आपके पिस्टल यहाँ लगा है, और वो क्या कहेगा, अभी आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, हम तो बहाना बना रहे हैं। वो यही नहीं बोलेगा पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, यही बोल रहा है। ये सब समझ नहीं पाए। सबसे बढ़िया विमान हाईजेक का एक तरीका है कि कोई ऐसा आपका विमान में कोई ऐसी बटन होती जिस बटन को दबाइए और कोई भी बेहोश होने वाली दवा निकल जाए, और पूरा विमान में चाहे पायलट हो, चाहे आतंकवादी कोई जो किडनैप किए हो, और चाहे सारे यात्री, सब सो जाए। फिर कमांडो आएंगे, ठोक ठोक उठो, चलो अब्दुल, चलो 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 उतरो, आपका नीचे आपको काम। और उस बटन को ज्यों दबाएं जो गैस लीक करे, खाली बेहोश करे बस, और गैस ज्यों दबाएं उसकी सारी डाटा की जानकारी आपका कंट्रोल रूम पर चली जाए, बस तुरंत आपका आराम से हो जाएगा। खैर वो अलग की बात है, टेक्निकल मामला है डियर। अब उसके बाद क्या किए, जब वहाँ अमृतसर में लेके गए, अमृतसर में जो सड़क था, और सड़क पर रात में रोड लाइट होती है ना बीच में, आतंकवादी कहने यहाँ तो वो सड़क दिख रही, उतारो उतारो, करा लोल कहीं के सड़क नहीं है, ये सड़क एयरपोर्ट नहीं है, सड़किया उतरवा रहे। फिर वो ले जा करके लाहौर में उतारा, और लाहौर में उसने आपका पेट्रोल भरवाया। अब पेट्रोल भरने के बाद वह क्या हुआ, विमान को उड़ाए सब। और डियर कांधार की क्या हालत थी उस समय 1999 में, कांधार पर कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं था जहां पर रात में कोई हवाई जहाज उतारा जा सके। इतना शाम हो गई थी, शाम हो गई लाहौर में, वो सब इतना लेट कर दिए। जबरदस्ती आपका पायलट यहां से लेके गया आपका दुबई, और रात में ही गया दुबई।
दुबई में वो जोड़ा था रिपुन कात्याल, वो अपनी पत्नी को लेकर के हनीमून मनाने गया था काठमांडू। अब वहां से बेचारा लौट रहा, अब पत्नी और अपने था, नई नई शादी हुआ। अब वो थोड़ा सा उसको, वो सब आतंकवादी न थे डियर, हमेशा इधर उधर तंग करते थे। उसको गुस्सा आया, कोई चीज थोड़ा बोल दिया टाइट, उसको सर पूरा गर्दन काट करके उसकी डेड बॉडी दुबई एयरपोर्ट पर ऐसे जहाज से नीचे से गिरा दिया। बताइए कितना घिनौना काम किया। आतंकवाद का डियर आपका जितनी भी निंदा किया जाए पूरी दुनिया में कम। और यहाँ से दुबई से फिर उड़ाए सब, तो लेके गए आपका कांधार, तब तक सवेरा हो गया। और कांधार में हुआ विमान आपका 2-3 दिन आपका पड़ा रहा। तब यहाँ से हमारे यहाँ से बकायदे उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और मनोज सिन्हा जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे, यही उस समय आपका विदेश मंत्री थे। और इन्होंने वहां से 4 आतंकवादियों को लेकर के, भारत से 4 आतंकवादियों को लेकर के बकायदे, जिनका जिनका वो सब लिस्ट बनाए कि इनको, उसमें से एक आपका अभी भी वो मसूद आपका अजहर है ना, क्या नाम उसका, हाँ मौलाना मसूद अजहर, सोचिए उसको आतंकवादी घोषित करने में ये आपका क्या नाम है, चाइना इतना प्रतिबंध लगाता है। जब मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है तो उस पर लगा देता है वीटो, कौन, चाइना, और उसको आतंकवादी घोषित ही नहीं होने देता। नहीं तो उसको आतंकवादी घोषित होने देता तो कितना प्रतिबंध हो जाता। वही एक बच पाया, वो उसी में का गया आइडिया। ये भारतीय जेल में वो बंद था मौलाना मसूद अजहर, इसको सब छुड़वा के लेके गए। भारत को कम से कम क्या करना चाहिए डियर, उस हालात में उनको कम से कम आपका कुछ नहीं करता, छल कपट करना चाहिए। एक HIV की सुई, तबीयत खराब है, थोड़ा सा इनको बुखार है, दे देता, जा गए काम से, हो जाता काम आपका। डियर जानते हैं महाभारत में छल कपट बहुत की गई, लेकिन छल कपट की गई मित्रों सत्य की रक्षा के लिए। तो जहाँ सत्य की रक्षा हो, सत्य की रक्षा के लिए हो, या जहाँ देश की बात है, तो छल कपट कुछ भी हो करना चाहिए। देश सबसे सर्वोपरि होता है डियर। ये सब है आपका, सब गए और उनको दे करके बकायदे अपना ले करके सब एयरपोर्ट के बाहर चले गए। और फिर वहाँ से आपका दूसरा यात्री विमान गया और सब गए लात पान के, सबको आपका सब लोग आपका आ गए वापस। तो ये कांधार एयरपोर्ट की कहानी है। ये देश नेपाल देखिएगा, नेपाल के बारे में मित्रों बताएं। ये आपका नेपाल जो है ना, नेपाल 3 ओर से भारत से लगा, 3 ओर से भारत से लगा हुआ। नेपाल को बार बार पूछता है डियर, अभी एक बार यूपी डेट में पूछा था कि यूपी का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से स्पर्श करता है। आप देखिए राज्य को अगर पूछेगा ना नेपाल से कौन कौन भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं मित्रों, कौन कौन बताएगा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। खत्म। पश्चिम बंगाल का जो चिकन नेक है ना वो टच करता है, ऊपर सिक्किम का टच करेगा। और ध्यान से सुनिए, नेपाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पूरा ऊपर का हिस्सा, ये पूरा बृहद हिमालय है। ग्रेट हिमालय इज लोकेटेड इन आपका नेपाल इन अपर पार्ट। उत्तर में आपका पूरा हिमालय है, इतना ऊंचा है कि इधर से कोई आवागमन होता ही नहीं। नेपाल के लोग पूरे ज्यादा लोग आपका भारत में आते। नेपाल का ऐसा भौगोलिक सिचुएशन है कि बिना भारत के इनका काम नहीं चलता। आप जानते हैं डियर, यहाँ एक बात याद रखिएगा, नेपाल में बृहद हिमालय की जो फिजिकली याद करना है, ऊंची चोटियां याद कर लीजिएगा। आप देखिए कौन कौन चोटी है, आप अपने मैप में देखिएगा, सब दिखाया होगा। फिजिकल मैप नेपाल वाला वही सामने बना होगा, देखिएगा। यहाँ सबसे पहले मिलेगा धौलागिरी, फिर मिलेगा अन्नपूर्णा, फिर मिलेगा मनसालू, मनसालू के बाद आपका गौरी शंकर, छोउआ, फिर आपका माउंट एवरेस्ट, मैकालू, और फिर
भारतीय सीमा पर मिलेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सभी मित्रों आपका बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय का चोटियां हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, फिर आपका आ जाएगा सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा। और मित्रों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में आपका इसकी ऊंचाई आपका 8,848 मीटर। ये आपका 11 मीटर बर्फबारी हो रही, कम बेसी होता रहता है, ये इसका रिकॉर्ड। और मित्रों एक बात और जानिएगा, नेपाल का ये हिस्सा ऊपर है। नेपाल का ढलान किधर है मित्रों? भारत की ओर। किधर है? भारत की ओर। आप अपने मैप में देखिएगा, नेपाल में यहाँ पर एक नदी है, सप्तकोशी है। नेपाल में, भारत में कोसी कहते हैं, वहां पर सप्तकोशी ये नदी आपका कहां से आती? नेपाल से आती। नेपाल का सारा पानी पूरा बटोर देती। और मित्रों इसका ढलान इतना ज्यादा है और नदी को ताकत मिलती है उसके ढलान से। 1 डिग्री भी अगर ये आपका रात में या सुबह में या दिन में अगर ये नदी आपका 1 डिग्री भी अगर आपका अपना एंगल चेंज करेगी तो सोचिए आपका आगे जब जाएगी तो कितना दूर चली जाएगी। मान लीजिए आप बुलेट फायर करते होंगे या आपने देखा होगा, बुलेट को अगर 1 डिग्री अगर थोड़ा चेंज कर दीजिए तो जितना दूर जाएगी वहां पर कितना दूर चली जाएगी, काफी डिस्टेंस आपका हट जाएगी। इसका एलिवेशन इतना ज्यादा है कि ये नदी आपका आती है जब बिहार में तो शाम को ये टोला तो सुबह में वो टोला। पता चला चाचा खटिया पर सुते हैं, खटिया है चाचा गायब। तो डियर ये नदी अपना रूट बदलने के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए कोसी को बिहार में बिहार का शोक कहते हैं या विश्वासघाती नदी। एकदम आसान, इसमें पानी चलता है मित्रों, इसके धारा का कोई क्लियरेंस होता ही नहीं। अभी उस टोला के उस बगल से जा रही और रात हुआ, सुबह देखेंगे तो आपका दूसरा रास्ता बदल देगी। तो हमेशा रूट को डाइवर्ट कर देती है नदी, इसलिए कहते हैं बिहार का शोक। और खतरनाक इसको बिहार में 2 नदियां और मिला देती हैं, बागमती और कमला। ये दोनों आपका इसकी मंशा को और तबाह कर देती है। बागमती और कमला ये दोनों आपका सहायक नदियां किसकी हैं? कोसी का। मित्रों कोसी जो है ना, नेपाल में इसको सप्तकोशी 7 नदियों से बना हुआ, इसीलिए कहते हैं, याद रखिएगा बिहार का सबसे खतरनाक नदी जो होती है वह आपका कोसी। अब मित्रों यहीं पर आपको 2 शहर मिलेंगे, एक वो विराटनगर देखिएगा और उसी के बगल में मिलेगा जनकपुर। चूंकि राजा जो है वह जनकपुर के थे, इसलिए जनकपुर को ही आपका माना जाता है भगवान रामचंद्र जी का ससुराल। इसलिए मित्रों मोदी जी अपने कार्यकाल में एक बस सेवा शुरू किए थे जनकपुर से अयोध्या। इस बस सेवा को 2019 के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बस सेवा से आरंभ किया। आप जाइए अयोध्या में, आप वहां जाइएगा, कह दीजिएगा कि हमको ससुराल जाना, मतलब भगवान रामचंद्र जी के ससुराल पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र, आप आराम से अयोध्या से जनकपुर जाइए, वहां से कई अयोध्या वाली बस पकड़ना, आ जाएंगे वापस। तो मित्रों ये भारत का नेपाल से अद्भुत संबंध। लेकिन डियर आपका यहाँ पर है और चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ का जो विराटनगर है ना, वो आपका एक औद्योगिक शहर है, काफी डेवलपमेंट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल है। लेकिन इसकी जो राजधानी है मित्रों वो काठमांडू में। इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। और काठमांडू में एक मित्रों पूछता है कभी कभी पशुपति मंदिर, आपका बार बार पूछता है, कई बार पूछा है पशुपति मंदिर। याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है डियर? नेपाल के आपका डियर काठमांडू में ही है पशुपति मंदिर। काठमांडू में एक आपका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मेन वहां का,
और नेपाल में औषधि और जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ नेपाली आते देखा होगा, हाँ डियर, वह सब अलग अलग चीजें लाते हैं। वो पेड़ पौधों से आपका तरह तरह का वो क्या बोलते हैं, हींग देखा होगा, हींग भी लाते हैं, सब बेचते हैं। सब डिबिया में वो लिए रहेंगे, सब खोलेंगे आपका डिबिया में। गरीब देश है, वही सब बेच बाच के, पत्थरों में से निकलता है शिलाजीत, उसको भी सब बेचते हैं भारत में खूब। खास तौर पर युवा लोग खूब खरीदते हैं, खा लो आपका, पी लो, सब सही रहेगा। तो ये सब जो है बेचते हैं। और जब भी आपका अभी जाड़ा आएगा ना, नेपाली चले आते हैं और आपका वही स्वेटर उड़न कपड़ा आपका सब बेचते। उत्तराखंड खंड के पास एक नदी है, ये आपका नेपाल है, और यहाँ पर जो है काला पानी या लिम्पियाधुरा, ये जो सरजमी है मित्रों, ये जो नदी है ना महाकाली नदी, ये जो नदी है महाकाली नदी या काली नदी, जो भी कह लीजिए, आपका महाकाली नदी भी कहा जाता है, ये नदी आती है। इस नदी का मित्रों दो उद्गम स्थल है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और सुगौली की संधि में बताया गया था, तय किया गया था कि महाकाली नदी से इस पार का हिस्सा भारत का होगा मित्रों, और महाकाली नदी के इस पार का हिस्सा नेपाल। अब नेपाल कहता है भारत, जबकि वास्तव में क्या है, ये वाला वास्तविक रूप से उसका महाकाली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेपाल का ये उद्गम स्थल ना हाई है, अब ये हो जाएगा तो ये जो हिस्सा है ट्रायंगल वाला, ये जो हिस्सा है मित्रों, इतनी जमीन यहां देख रहे हैं, थोड़ा लंबी एरिया पड़ जाएगी, ये जो है इसी को काला पानी कहते हैं, काला पानी या लिम्पियाधुरा। ये जो सरजमी का मामला है, अब नेपाल कहता है ये उद्गम स्थल है, काला पानी लिम्पियाधुरा मेरा है। भारत कहता है उद्गम स्थल ये है और ये हिस्सा भारत का है। जबकि अपनी सागणिक आपका सामान्य सहमति से इसको जो है एक हॉट स्पॉट बना देना चाहिए ऐसा। और मित्रों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट इसलिए कि इससे आपका तिब्बत में यानी चाइना पर हम निगाह बहुत आसानी से बना सकते, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत यहाँ पर क्या बना रहा है, सड़क बनाने का काम चल रहा था, तो इसका पोजीशन शो करता है कौन, नेपाल। तो ये मामला डिस्प्यूटेड मामला है काला पानी लिम्पियाधुरा का, जो किसके बीच में है, तो याद रखिएगा भारत और नेपाल। याद रखेगा मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल के साथ हमारा एकदम अटूट संबंध है। भारत की कोई लड़ाई नहीं थी जिस लड़ाई में गोरखा या नागा वाले लड़े ना। नागा रेजिमेंट होता है, बड़ा खतरनाक होते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं आ जाइए अब्दुल्ला आइए, खत्म, चीर फाड़ के आपका काम खत्म। आने गोरखा वाले इतना खतरनाक होते हैं मित्रों, कहीं भी आपका पहाड़ रोड पर चढ़ने के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अब देखा होगा कभी कभी बीआरओ भर्ती सेंटर में गए होंगे आप लोग, ये गोरखा आ जाएगा, सब आपका भीरू बाबा की जय, सब खत्म, सब भाग जाएंगे आप तड़िए। वो गोरखा वाले बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े आपका लड़ाकू होते हैं। और ये उनका एक चलता है, वो चाकू लिए रहते हैं, खुखरिया, बड़ा आपका ऐसा खतरनाक वेपन्स होता है। खुखरी से वो सब आपका उनका सब हथियार चला जाएगा, खुखरी से वो लड़ाई जीत लेते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो मित्रों इसीलिए मित्रों हमारा जो भारतीय संविधान है नेपाली भाषा को मान्यता प्रदान करता है। बताए होंगे आपको 22 जो भाषाएं हैं उसमें एक नेपाली भाषा भी भारतीय संविधान में क्या है, मान्यता प्राप्त रखती है आपका। और ये इसके बाद एक देश हमारे पास बच रहा है भूटान, जरा उसको भी देखिए आपका। भूटान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श करती हो, टेल मी, 4 राज्य। मित्रों यहाँ सिक्किम से करेगी कि नहीं करेगी, पश्चिम बंगाल से करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, असम से करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, अरुणाचल प्रदेश से तो करबा करेगी,
तो कितने राज्य हो गए? 4। इसकी जो राजधानी है वह थिम्पू। भूटान से भारतीय सीमा 699 किमी स्पर्श करती है। ये लंबाई याद रखिएगा। और भूटान मित्रों, मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा, मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए थे 2014 में, 2014 से 24, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 24 तो पूरा ही हो जाएगा, 24 में पूरा चुनाव होगा, फिर देखा जाए। तो मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा कहाँ का किया? भूटान का किए थे आपका मोदी जी। मित्रों, एक बार क्या हुआ, भूटान जानते हैं टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा नहीं देता, बहुत बढ़ावा नहीं देता। मित्रों, दुनिया का वह देश है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है। यहां पर सोचिए, अगर 100 बीघा जमीन होगी तो 90 बीघा जमीन में पेड़ पौधे होंगे। एकदम प्राकृतिक सौंदर्य वाला देश है। कौन? भूटान। भूटान में आप लोग जाएंगे ना, तो कहीं भी आपका फूल की चाट, कोई भी दुकान पर जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं खाना भी आप खाएंगे ना, तो सब मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। हर जगह आपको कहीं प्लास्टिक का जो ट्रे, ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं। वहां पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहां पर? भूटान में। सब नेचुरल। आप कोई खाना खाएंगे ना, तो आपको जो प्लेट दिया जाएगा ना, वह पत्तल का बना होता है, पत्तियों का बना होता है। और चाय भी पिएंगे ना, तो यहाँ तो प्लास्टिक होता है। वहाँ हर चीज आपका मिट्टी और प्रकृति से बनी हुई चीजों का। और वहाँ ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल की जाती है जिसको रिसाइकिल हो सके। आज जब मित्रों एक बार होड़ लगी आपका जीडीपी, दुनिया का रहा कि जीडीपी पूरी दुनिया में किसका सबसे आगे, तो भूटान ने आवाज उठाया कि दुनिया में कौन देश सबसे खुशहाल है। तो खुशहाली की रैंक में भारत का पीछे से 10वां नंबर आया, 139वां ऐसा एक कहा हम सबसे खुशहाल है। तो इसको जीडीपी से मतलब नहीं है, ये कहता हम खुशहाल हैं कि नहीं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो रक्षा की है वह भारत देखता है। और इसका विदेश मंत्रालय भी मित्रों आपका भारत चलाता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर 3 बिजली की परियोजनाएं, ताला बिजली परियोजना और दोगाछू, और आपका एक और आपका चूखा, ताला, दोगाछू और आपका एक है चूखा। एक 3 परियोजनाओं को भारत, चूंकि ये पहाड़ है, पहाड़ों से खूब सारी नदियां निकलती हैं, आराम से परियोजनाएं बनती। भारत ऐसा देश है, सोचिए कि इन योजनाओं को अपने पैसे से बनाया, अपना सीमेंट, अपना इंजीनियर, अपना मजदूर, सब कुछ लगाया। और फिर भारत कहा कि यदि आप अपना बिजली उपयोग करिए, बच जाए तो हमको पैसा में दे दीजिए। पैसा लेंगे, आपको दे देंगे, पैसे के बदले हमको बिजली दे दीजिएगा। आपका बिजली फरात होगा तो। पता है भारत देश कितना अनमोल देश है। आज चाइना रहता तो अपना सीमेंट, अपना बालू कहता पहले हम 10 साल बिजली लेंगे, उसके बाद जब बच जाएगा, हमारा कर्जा चूक जाएगा, तब आप बिजली इस्तेमाल करिएगा। भारत देश कितना बढ़िया है। इसलिए मित्रों, भारत में एक फॉर्मेट चलता है, अतिथि देवो भव, ऑडियर वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को भारत एक अपना परिवार मानता है। भारत डियर, सलूट है आपका, थैंक्स।